अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है और आजकल बात हो रही है कुछ माशी सूरत हाल के हवाले से, और इसके अलावा जो समाजी मसाले उसको अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस ला रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं, कुछ उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। आज भी कोशिश ये होगी मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू रहती है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, मौशी मामलात हों, माशरती सूरत हाल हो, या कोरोना वायरस की वजह से अब तक जो नुकसानात हुए हैं इसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है। और इसके अलावा ख़बरों के हवाले से बात होती है। ख़बरें आज भी बहुत सारी हैं जिसके ऊपर यकीन प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है इसके हवाले से बात की जानी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, बात हो रही थी कुछ गुज़िश्ता दिनों अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। घर बैठे किस तरह काम किया जाए, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर अब से पहले हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आज भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो ख़ास तौर पर निजी तंजीमें हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में आ गई पहुँचाते हैं आप तक। आज भी हमारे साथ जो है मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और बाकायदा फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अदनान शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डिजिटल एक्सपर्ट, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से काम करते हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, और ख़ास तौर पे इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। डिजिटल मीडिया के हवाले से अब तक जितनी भी अचीवमेंट इनकी रही है, शायद और किसी के हिस्से में आई हो। मुख्तलिफ अवार्ड्स हो चुके हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं अदनान शेख। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सैयद महबूब साहब, महबूब हसन निज़ामी साहब, जो कि चेयरमैन है निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन के। उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अदनान शेख साहब, इससे पहले भी आपसे गुफ्तगू हो चुकी है। सोशल मीडिया के हवाले से अवेयरनेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं और लोगों तक आगाही पहुँचा रहे हैं, घर बैठे किस तरह काम किया जा सकता है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए जो आजकल काम हो रहा है। मैं चाहूँगा देखने वालों को ज़रा ये पता चले कि किस किस तरह जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगा लोगों तक आगाही पहुँचाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर भाई, देखें, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के हवाले से, जिसके ऊपर आप अर्निंग भी कर सकते हैं और सर्विसेज दे के भी काम कर सकते हैं। तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि या तो आप सोशल मीडिया की थोड़ी सी कुछ टूल्स समझ लीजिए और सीखें, और सीखने के बाद या तो किसी को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करें या फिर अपने लिए ही काम करना शुरू करें। ठीक है। अपने लिए करने के लिए तरीकाकार ये है कि आप एक छोटा सा अपने पास एक पेज क्रिएट करें। पेज क्रिएट करने के बाद उसको डिजिटल आउटलेट में कन्वर्ट करें और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट जिसके अंदर भी आपकी एक्सपर्टी है उसको उसके अंदर इन करें, और प्रोडक्ट को लाने के बाद सोशल मीडिया के बाद उसको बूस्ट करके काम करना शुरू करें। और लोगों तक अवेयरनेस जितनी देंगे, ज़ाहिर बात है आपके पास उतनी ही क्वायरीज आना शुरू हो जाती है और आप काम कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार सर्विसेज है जो कि मैं दे रहा हूँ। सर्विस आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना के दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीक़ेकार हैं मार्केटिंग करने के। तो जब आप सर्विसेज देते हैं तो सारे आपको उसकी बेनिफिट्स होते हैं। ये कन्वेंशनल मार्केटिंग से कितनी मुख्तलिफ है, ये चाहूँगा थोड़ा सा बता दीजिए कि इसका कितना फुटप्रिंट है, कितनी इसकी रीच है, क्योंकि रीच सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यासिर भाई इसके अंदर, लेकिन साथ साथ अमाउंट का भी बड़ा फ़र्क है, बजट का बड़ा फ़र्क है। अगर आप अखबार में ऐड लगाते हैं तो वो अखबार पूरे पाकिस्तान में जाता है, लेकिन अगर मैं कोई अपनी आउटलेट के लिए ऐड लगाता हूँ तो मुझे तो जो बिज़नेस चाहिए, जो मुझे क्लाइंट चाहिए, वो तो ज़ाहिर बात है गुलशन से मुझे मिल सकते हैं, नॉर्थ से मुझे मिल सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से तो कोई मुझे बिज़नेस नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा जो बजट होगा वो अखबार में, वो पूरे अखबार में पूरे पाकिस्तान में लग रहा है, इसलिए मुझे हो सकता है उसके साथ ज़्यादा यूज़ करना पड़े। लेकिन जबकि डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात है तो गुलशन इकबाल में अगर मैं सिर्फ मार्केटिंग करना चाहता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप सिर्फ गुलशन इकबाल ही काम कर सकते हैं। आपका बजट का भी फ़र्क पड़ता है और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो आप चाहते हैं, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे कोई भी तरीकाकार हो, कोई भी जेंट्री हो, आप उसको स्पेसिफिक यूज़ करके अपने पैसों का ज़ाया भी बचा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप स्पेसिफिकली उधर काम करते हैं जहाँ से आपको ठीक है। तो टारगेट मार्केट को स्पॉट भी कर सकते हैं और उन तक जो है वो पहुंच भी सकते हैं इसके ज़रिए। तो इस चीज़ को फ़िल्टर किया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए। नए आने वाले नौजवानों के लिए क्या आप समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को जो लोग एक्वायर कर रहे हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह भी चीज़ों की प्रमोशन शुरू हो गई है जो अब सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मामलात हैं जिसको ज़रूर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। फिर एक ऐसा कल्चर भी डेवलप हुआ है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस टूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रमोशन के ऊपर काम कर रही हैं और उसका जो नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है। कैसे इसको कर्टेल करें? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो काम कर रही हैं सोशल मीडिया पे, ज़ाहिर बात उनके हल्के होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा उसको वो बेनिफिट देती है। ठीक है। तो ज़ाहिर है वो जहाँ उनका हल्का, जहाँ आगे चल के उनको इलेक्शंस लड़ने हैं,
तो वो वहाँ के लोगों को स्पेसिफिकली अपना मैसेज पहुँचा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, 1 टाइम 2 टाइम जितने दफ़ा देना चाहें आप दे सकते हैं और अच्छा मैसेज दे सकते हैं, हैशटैग करके टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा रिलेटेड जो लोग हैं उन तक को भी अपना मैसेज आप प्रॉपर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा समझना एक इस्तेलाह आम आदमी के लिए शायद आसान ना हो, हैशटैग वगैरह क्या होते हैं और इसकी रीच क्या होती है, वो तमाम चीज़ें जो अभी अदनान साहब से जो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर महबूब साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, उनसे ज़रा बात हो जाए। डॉक्टर महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि चेयरमैन जो है आप हैं निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन, देखने वालों को ज़रा इसके बारे में चाहूँगा आगे ही दीजिए। जी, निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन हम एक्चुअली काम कर रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर में, वी आर एनजीओ और थारा फाउंडेशन, निज़ामी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से तमाम काम होते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन के कुछ गोल्स हैं, गोल नंबर 3 और 4 हेल्थ एंड एजुकेशन, उसको फोकस करके लोगों में अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का एजेंडा था कि लोगों को बताया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है। और इसको असाइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमारे यहाँ सूबाई हुकूमतों को और फेडरल हुकूमतों को कि इसको लेकर आया जाए इस सब्जेक्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, ताकि लोग अवेयर हो सकें और जिन कामों में हैं उसको सस्टेन कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई शख्स अगर ज़ीरो हंगर है, उसको सस्टेन किस तरह किया जा सकता है कि अगर वो मांगने की हद तक है कि बेगर से और भीख मांगता है, उसको सस्टेन करने के लिए उसको कोई एक काम करा के दे दिया जाए, या फॉर एग्जांपल एक वेट मशीन हो गई, उसे दे दी जाए ताकि वो अपने 10 रुपये 20 रुपये लेके लोगों का वेट करे और अपने आप को सस्टेन कर सके। एजुकेशन के मामलात में जैसे पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और 100 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो भूख और अफलास की वजह से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते। इसी तरह मदर न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें इनमेच्योर प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन की डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कनेक्ट होती हैं कि इन चीज़ को पायदार तरक्की की तरफ हमने ले जाना है। अक़वाम, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो ये चीज़ें हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो अंडर लेस प्रिविलेज एरियाज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम किया जाए। तो हम भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे काम कर रहे हैं और जिस तरह कुवैत के दौरान हमने 4 महीनों में, तकरीबन ये अप्रैल से सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइज़र, बाकायदा आम लोगों के साथ, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिलके हमने काम किया, पुलिस के साथ मिलके काम किया। तो ऑर्गेनाइजेशन के ये हमारे इस तरह के काम। ठीक है। अब ये प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग और दूसरा ये कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी किस तरह मैनेजमेंट की जाती है ये ज़रा बताइए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डाटा ठीक नहीं है, इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इसको कैसे कैटर करते हैं? देखिए, अभी तक तो इस पर जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट सतह पर या इसकी फेडरल मिनिस्ट्री जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की है, चेक एंड बैलेंस का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने MDGM गोल थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसको कन्वर्ट किया है 2015 से लेकर 2030 तक का हदफ जो है, ये 15 साल में हमने इस चीज़ को बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म कर देना है, ताकि ज़ीरो हंगर भी ख़त्म हो जाए और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम आ जाएं। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त नौजवान तबका समझ रहा है, जो यूथ है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी काम कर रहे हैं और स्टूडेंट अब इस तरफ आ रहे हैं। हमारे ही प्लेटफॉर्म से 2 मंथ का हमने एक कोर्स शुरू किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सर्टिफिकेट कोर्स है, उसकी तरफ आए। अब इनकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट कर रही है, काम इस पर हो रहा है। बाकायदा गवर्नमेंट ने इसका एक इदारा बनाया है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका मैं सदर भी हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उसकी कन्वीनरशिप है SDGs यूनाइटेड नेशन जी, और वो है पाकिस्तान के जितने सूबाई और ख़ुद मुख्तारी इदारे हैं, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के इदारे हैं, वो तमाम इसको लेकर आना चाह रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में या ख़ुद रहते हुए किस तरह इसको सस्टेन। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लोग अवेयर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हम अपने घर में कंज्यूमशन करते हैं गैस की, अगर हम इसको कम से कम करेंगे तो वो चीज़ सस्टेन हो सकेगी। इसी तरह बिजली का है कि अगर हम जितनी बिजली को कम इस्तेमाल करेंगे इतना उस चीज़ को सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब बाकायदा लोग भी इसको अवेयर हो रहे हैं और समझ रहे हैं और ख़ुद इनकाउंटेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं कि हमने इसको किस तरह। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, इसका मकसद ये है कि लोगों को ये चीज़ सिखाई जा रही है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक्चुअली किस तरह किया जाए, इसके ऊपर काम कर रहा है। हेल्थ के ऊपर भी काम हो रहा है, ज़रा हेल्थ के हवाले से बताइए कि इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये क्या इंडिजिनसली होते हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन होती है, कैसे मेक श्योर करते हैं?
देखिए बगैर कोलैबोरेशन के तो कोई काम नहीं हो होता। सकता। हम पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के थ्रू काम करते हैं। जिस तरह कोई पार्टनरशिप अगर हमारे साथ करता है, कोई मिल ओनर या गवर्नमेंट का कोई इदारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम किया, ह्यूमन राइट्स कमेटी के साथ काम किया, और बाहर भी कई एसोसिएशन से जो विद कोलैबोरेशन यहाँ काम कर रही हैं। तो अमीन थारा साहब हैं, थारा फाउंडेशन के चेयरमैन, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करके ठीक इस हेल्थ पे और एजुकेशन में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से कुछ स्कूलों में हमने सस्टेन की कुछ चीज़ों को, ठीक जैसे है। बच्चों को ज़रूरत थी बैग्स की, कॉपीज़ की, तो वो चीज़ें हमने सस्टेन की। शूज़ की कुछ स्कूल गवर्नमेंट के हैं, उस सेक्टर्स में हमने काम किया है। तो इस पे काम हो रहा है। ठीक। और उसी हवाले एग्रीगेट से रिजल्ट क्या रहा, कौन सा एरिया है जिसके ऊपर इस वक्त जो है वो हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है? गोल नंबर 1 और 2 ज़ीरो हंगर पॉवर्टी, ठीक इस पे है, काम करने की बहुत पॉवर्टी ज़रूरत एलिवेशन है। के जी ऊपर हाँ, काम poverty किया जाए, elevation ठीक है, पे, अक्रॉस द सोसाइटी। या ठीक है, चलें इसके ऊपर और बात करते हैं। डिजिटल मीडिया के हवाले से बात हो रही थी। डिजिटल मीडिया ये जो है SDGs कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है, ये ज़रा मैं चाहूँगा हाईलाइट करें। यासिर भाई देखें, सस्टेनेबल गोल के अंदर गोल नंबर जो 8 है वो डिजिटल मार्केटिंग की इसके ठीक है। अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ज़ाहिर है हम इसके अंदर जितनी अवेयरनेस, जो अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह यंगस्टर को हम उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारा टाइम है नेट के ऊपर, वो अपना टाइम बड़ा लगाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर वो इसको डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल आउटलेट इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो ज़ाहिर बात है जब वो अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, समझेंगे, तो मेरे ख्याल से ये कमी आएगी इसके अंदर शरह के अंदर। और डिजिटल मार्केटिंग में समझता हूँ अच्छी अर्निंग है। अभी तक 1400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो फ्री बैठा हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसकी जितनी काबिलियत है वो उस हिसाब से अर्निंग कर रहा है, लेकिन कर रहा है, फ्री नहीं है। और बहुत इसमें से मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पहले जॉब कर रहे थे, जॉब से फारिग हो चुके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। अब उनको ये कहा जाता है कि अगर यार अब जॉब ऑन हो गई तो जाओगे, बोले नहीं यार इतना अच्छा काम करें। जो महीने में अर्निंग कर रहे थे वो अब 12 दिन में, 14 दिन के अंदर अर्निंग कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। बहुत अच्छा, वो भी आज़ाद है, आगे तक कर रहे हैं। अभी तो बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें और उसके अंदर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट SDG गोल के थ्रू हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन देना ठीक है, शुरू तो करें। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो जी हाँ, जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इनडायरेक्टली। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके हवाले से काम हो रहा है। सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है और बस ज़्यादा लोग इस बारे में शायद अभी पाकिस्तान में नहीं जानते, लेकिन इसके ज़रिए भी जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आप देखते हैं या प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट फॉर फन जिसको हम कहते हैं, तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इस वजह से शायद अभी तक लोग इन चीज़ों से आगाह नहीं हैं। और जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, एक प्रोफेशनल इसको किस तरह यूज़ कर सकता है, ख़ासतौर पे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। और पूरी दुनिया में आजकल इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है ये। तो इसके हवाले से बात करेंगे। ये FPCCI की जो SDGs कमेटी है, इस हवाले से क्या काम कर रही है, मैं चाहूँगा इसको भी थोड़ा हाईलाइट करें। जी, FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी कन्वीनरशिप मैंने आपको बताया कि मैं सदर हूँ इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। इस कमेटी में तमाम यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफ NGOs या इंटरनेशनल NGOs, INGOs, स्टेक होल्डर्स, WHO के मेम्बरान जो पाकिस्तान के हेड हैं, UN के मेम्बरान, वो तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं। जो समझ लें कि UN अफेयर के अंडर द अम्ब्रेला ये काम हो रहा होता है। अच्छा, बोर्ड मेंबर्स जब ये होते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका का एक इदारा है, सब लोग जानते हैं उसको, उसके अंडर द अम्ब्रेला ये काम होता है कि इन तमाम लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें दे दी जाती हैं। हेल्थ सेक्टर है तो UNDP डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। अब जब हम कोलैबोरेशन करते हैं WHO के साथ, UN के साथ या यूनिसेफ के साथ, तो हमें उन चीज़ों का पता चलता है कि अवेयरनेस लिटरेचर, उसका कुछ मटेरियल वो हमें मिल जाता है। ठीक है, उसको लेके और अपनी एक टीमों को लेके हम उस सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं। फ्री मेडिकल अगर कैंप है, अवेयरनेस की कुछ चीज़ें वहाँ से हमें मिल गई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हिस्सा है। बाकी टीमें, डॉक्टर्स, मेडिसन, पैरामेडिकल स्टाफ वो हमारा होता है। तो हम 6 एम्बुलेंस हैं हमारे पास अपने इदारे की, हम वो ले जाते हैं, उन एरियाज़ में काम करते हैं। ये फेडरेशन की कमेटी का है। और ऑन बोर्ड जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो CEOs हैं ज़्यादातर, वो हमारे साथ होते हैं। उन्हें हम बताते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, क्योंकि ये कमेटी मुझे इसी साल मिली है, तो इस पर फिर भी मैं इस हद तक बहुत काम कर चुका हूँ। ठीक है। और 4 जुलाई को हमने और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑन बोर्ड हैं इसके साथ, ऑन बोर्ड है, हमारे साथ हैं। ठीक है, तो कोई प्रोमिनेंट ऐसे फिगर्स हैं या कोई एंटिटीज़ हैं जिसको भी हाईलाइट कर सकें जो आपके साथ हों? जी, मेरे साथ थारा फाउंडेशन है। अच्छा। डॉक्टर अमीन थारा साहब जो हमारे साथ हैं, बिल्कुल मिलकर हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। वेस्ट फाउंडेशन है, वो हमारे साथ है। अफ्रीका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे साथ है, इकोस के नाम से है। शेर अफजल खान फाउंडेशन है मीरपुर खास की, वो हमारे साथ हैं।
तो हमने कोविड के दौरान भी बड़े अच्छे प्रोजेक्टों पे काम किया और बहुत अच्छा सिलसिला रहा उससे कि लोगों को फैसिलिटेट कर सके थे। उसमें यूथ ने बड़ा हमारा साथ दिया है और तकरीबन 100 के करीब लोग हमारे पास कराची के ऐसे थे जो हमारे साथ आते थे, कोविड से भी नहीं डर रहे थे, उनको ये ख़तरा नहीं था कि हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, जबकि इतने मामला और सब पढ़े लिखे जेंट्री यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे साथ हैं। तो काम इस सेक्टर में है, डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं और यूथ को चाहिए थोड़ा सा ज़रा कि मोबाइल को ज़रा छोड़ के आ जाएं काम की तरफ। ठीक है, काम की तो तरफ मैं समझता हूं कि हम बहुत तेज़ी के साथ सस्टेन कर जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, मोबाइल छोड़ के ज़रिए काम की तरफ आएँ, लेकिन अदनान साहब इस मोबाइल से ही आपको काम करना सिखा रहे हैं, क्यों जनाब? ऐसा ही है, मोबाइल के ज़रिए काम हो सकता है? बिल्कुल मोबाइल के साथ काम हो सकता है, लेकिन मोबाइल के साथ आजकल गेम्स के ऊपर लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब से कोरोना का मामला है तो गेम के ज़्यादा हैं। लेकिन मोबाइल पर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक दो चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त लोग फेसबुक जो यूज़ कर रहे हैं, जो अच्छा जानते हैं, मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें अच्छे अंदाज में और अच्छे काम हो सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे हैशटैग की, लोगों को हैशटैग का नहीं पता, लोगों को पोक का नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चीज़ें नहीं पता। हैशटैग करने से 3 फ़ायदे होते हैं इसके अंदर। नंबर 1 कि हैशटैग जब आप करते हैं तो आपने अगर अपनी आईडी पे लगाया या अपने पेज पे लगाया, तो अगर पेज पे लगाया तो जितनी ऑडियंस है ज़ाहिर बात है वही आपको देख रही है, और अगर आईडी पे लगाया तो आईडी पे जितने फ्रेंड है वही देख रहे हैं। लेकिन जब आप हैशटैग कर लेते हैं फिर एक ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें दाखिल हो जाते हैं, वहाँ का जितना भी सर्कल होता है वो सारी जगह पे आप यूटिलाइज हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है वो डाइवर्ट हो जाते हैं आपके आईडी पे या पेज के ऊपर। तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है। और हैशटैग करने से दूसरी बात ये है कि आप सबमिट कर लेते हैं गूगल के अंदर जाके, और वहाँ से जाके जब कोई सर्च करता है तो वो वहीं से स्क्रॉल करके आपको डेवलप करता है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। ठीक है। इसके अलावा जब हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के पीछे मैकेनिज्म में हम पोस्ट लगाते हैं, तस्वीर का अनटाइटल लगाते हैं। टाइटल लगाना चाहिए, अगर नहीं लगाएंगे तो कभी भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ उसी जगह पे महदूद रहेंगे जहां आपने उस पोस्ट को लगाई है। ठीक है। इसके अलावा पोस्ट लगाने की टाइमिंग सबसे अहम चीज़ है। मैं अगर मैं लगाता हूँ कि मुझे कोई चीज़ सेल करनी है, शोबिस की चीज़ है, तो मैं 1 बजे 2 बजे 12 बजे जिस टाइम पोस्ट लगा दूँ। लेकिन एक क्लाइंट है मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि ना हम बच्चों के ना फ्रॉक बेचना चाहते हैं, तो मुझे वो दोपहर में नहीं लगाना चाहिए, मुझे रात को लगाना चाहिए 10-11 बजे के टाइम। तो मुझे पता है उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसमें टाइमिंग भी मैटर करती है कि कौन सी पोस्ट किस वक्त लगाई जाए, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे तो किसी वक्त भी कहीं भी लगाया जा सकता है। लगाया जब बनाया लगा देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा देखें, कीवर्ड को सर्च करें कीवर्ड के जरिए। और इसके अलावा फेसबुक पर अगर पोस्ट लगानी, इसकी अपनी टाइमिंग है। इसमें कैसे कंसीडर किया जाएगा, कैसे डिटरमिन करें कि इस वक्त पीक टाइमिंग है, इस वक्त हमारी पोस्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो आगे जा सकती है? जी, मैं आपको बता दूं कि यासिर भाई, फेसबुक का एक अपनी टाइमिंग है, स्टैंडर्ड टाइमिंग उसने हमें बताई है, वो है 1 बजे की। ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वो 6 बजे की टाइमिंग है। अगर इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो 4 बजे की टाइमिंग है। वो उनकी जो ऑडियंस है उसको हिसाब से कैलकुलेट करके वो उसको आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप सेकंड फैक्टर ये आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। उस प्रोडक्ट को देखते हुए आपकी जो जेंट्री है जिसको आप दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, वो ऑडियंस किस वक्त अवेलेबल है आपकी सही चीज़ को देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जनरल जो चीज़ें हैं, बच्चों की गेम है वगैरह है, शॉपिंग की चीज़ें जितनी भी हैं आइटम्स है, ये तो आप लगा सकते हैं 1 बजे की टाइम स्टैंडर्ड। लेकिन जहाँ लेडीज़ की मामला और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ बच्चों के मामले आते हैं, उसको मॉर्निंग के अंदर आपको कैटर करना है। फिर अगर लेडीज़ के हवाले से तो फिर आपको रात की टाइमिंग 8 बजे 9 बजे 10 बजे ज़्यादा बेहतर है, तो रिजल्ट आता है। आप एक ही पोस्ट लगाएं, एक ही पिक्चर लगाएं, 3 टाइम चेंज कर दीजिए, आप देखें रिजल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आएंगे। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है। ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट टू फॉलो व्हाट नॉट टू फॉलो। ये बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कस हो रहा है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, क्योंकि यहाँ पे फॉलो करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो लिटरली स्कैम्स होते हैं। इससे कैसे बचा जाए? देखें, इसके पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई चीज़ें, लेकिन बात यह कि सबसे अहम बात यही है कि जब आप अपने फ्रेंड बना रहे होते हैं, वो ज़रा कैलकुलेट करके अच्छे लोगों को अपने साथ ऐड करें, जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो, मालूम। आप देखें टैग बोलते रहते हैं, टैग नहीं करो, परेशान हो रहे, लेकिन वो आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को टैग नहीं कर सकते कोई, वो आपके पास पहले ऑप्शन आता है, उसके बाद आप अलाउ करते हैं तो फिर वो आ सकता है। तो फॉलो का भी यही इशू है सर, कि आप उसको देखें प्रॉपर किस तरह देख के चलते हैं। अगर वो फिर भी आपको कर रहा है, अनफॉलो वाले मामला है क्या मुझे फॉलो करो, लोग बल्कि कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार इसको आप देखें, इसको करें। तो ये वही बात है, अवेयरनेस की जितनी बात है वो, अगर मेरे कोई फ्रेंड अच्छा सर्कल के कॉर्पोरेट लेवल के फ्रेंड है तो वो इस तरह की चीज़ें तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। निज़ामी साहब आपकी तरफ आएंगे, ज़रा फरमाइएगा कि आगे क्या प्लान रखते हैं। और दूसरा ये कि अभी कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी NGOs जो हैं वो ग्राउंड पे नज़र आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम किया, अवेयरनेस के ऊपर ख़ास तौर पे काम किया। आपने इस सिलसिले में क्या काम किया, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। देखिए, पाकिस्तान में तो गैर सियासी तंजीमों का रोल हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। बिल्कुल ठीक है। NGOs मैं समझता हूँ कि 80% काम करती हैं गवर्नमेंट के अलावा। अच्छा, गवर्नमेंट इसको कैसे डिटर्मिन किया जाए? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितनी भी एड आती है पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा NGOs खा जाती हैं।
इसको कैसे देखिए काउंटर आपके करेंगे? चैनल्स के तवस्सुल से मैं एक बात कहूँगा, और आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे आपने इस तरह एक जी, अच्छा पॉइंट जी। रेस किया। 20 साल हो गए मेरी ऑर्गेनाइजेशन 1 रुपया भी फंड आज तक नहीं ले सकी। ठीक है, मैं आपके चैनल पे कई मरतबा फंड आया। ले नहीं सकी। हाँ, ठीक ना है। लिया, ना मांगते हैं, ठीक ना है। डोनेशन रेस करते हैं। ठीक है। इस कोविड के दौरान तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का राशन, मुख्तलिफ दवाएं, सैनिटाइज़र, मास्क ठीक है। हमने इंटीरियर सिंध में दिए। ठीक है। बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं 10 साल से फेडरेशन का हिस्सा हूँ। ठीक है। पहले मेंबर रहा हूँ, इस साल मैं सदर हूँ, और इंटरनेशनली मैं काम कर रहा हूँ Right. NGOs के साथ। UNDP, यूनेस्को, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर में, गैम्बिया में था, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैंने काम किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमें खुद समझने की दौर है। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम पर्सन, वी केयर फॉर ह्यूमैनिटी, और अराउंड द वर्ल्ड मैं 7-8 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ, और मेरे वालिद साहब भी मेडिकल फील्ड से वाबस्ता थे। वो हमेशा ये कहते थे, बेटा कोशिश करें किसी भी शख्स के कुछ भी काम आ जाए। राइट, अच्छा, एक शख्स के कुछ करने से बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जिस दिन हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमने किसी के लिए कुछ करना है, तो हमारे अंदर एक एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत पावर आ जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख लें और ख़ुद एनालाइज करें एज आप, तो आप देखेंगे जितनी NGOs हैं, कुछ फंड रेजिंग पे हैं, कुछ नहीं है, 50% नहीं है। आप खुद मॉनिटरिंग करें, किसी और इदारे से ना कराएं। आप देखें जो इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं NGOs, और जिन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है अपने आप को, बहुत ऊपर तक ले गए काम करने में, वो रेटिंग अगर आप करें तो 40% ऐसी NGO हैं जो डोनेशन नहीं लेती। बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जिस तरह थारा फाउंडेशन के साथ मैंने अलायंस किया है, बहुत बड़े बिल्डर हैं थारा फाउंडेशन और थारा बिल्डर, जी, वो सालाना कई लाख रुपए हमारे साथ मिलके फैसिलिटेट कर रहे होते हैं लोगों को। तो मॉनिटरिंग, इनकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, देखना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रोल NGOs का रहा है, और अगर NGOs ना हो तो मैं समझता हूँ हम बहुत खुशताली की तरफ चले जाएं और बहुत पसमानदगी की तरफ चले जाएं, बहुत नीचे चले जाएं, हमारा कोई तो रेशो रहेगा NGOs नहीं। अकाउंटेबिलिटी को हमेशा ओपन रखती हैं, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोनेशंस दिए जाते हैं, ज़कात की मद में बहुत अमाउंट दिया जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे डोनेट करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसकी क्या वजह है आपके ख़्याल में? और लोग क्या ठीक जगह पर नहीं पैसे अपने दे रहे हैं, या क्या इसकी वजह है? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बिलियंस और बिलियंस रुपीज़ जो है अगर वो चैरिटी में जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता आपकी सोसाइटी के अंदर? इसकी क्या वजह समझ आती है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ रोल मॉडल जैसे हकीम सईद साहब थे, आपने बहुत काम किया। एडी साहब थे, हमने उनको रोल मॉडल समझा। डॉक्टर रुतफाऊ थे, स्किन के अंदर बहुत बड़ा काम किया। ऐसे कई हजरात, मैं आपके साथ इस वक्त बैठा हूँ कि 20 साल से काम कर रहा हूँ, कोई फंड नहीं लिया। थारा फाउंडेशन कई साल से काम कर रही है, खुद इसके अंदर शामिल हैं, कोई फंडिंग नहीं होती है। हम अपने तौर पे अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज में रह के अपने दोस्तों के साथ, हल्के के साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो इनकाउंटेबिलिटी की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते या मॉनिटर नहीं कर सकते। इल्ज़ामात तो किस पे नहीं लगते, सदर पाकिस्तान पे भी लगते हैं, NGOs पे भी लग रहे हैं, लेकिन हर शख्स अपना काम कर रहा है। और लोग कहते हैं जी फलां NGOs यूँ कर रही है, बहुत उनको फंड आता है और वो खा जाते हैं, नहीं लगाते। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं। मैं पूछने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में लोग बड़ी तादाद में डोनेट कर रहे हैं, ठीक है आप तक नहीं पहुंच रहा, कहीं पे तो जा रहा होगा, क्योंकि हुकूमत भी एट टाइम्स जब इस तरह की एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हो तो डिमांड करती है कि लोग डोनेट करें, आगे आएँ। तो वो जो सारा अमाउंट है वो कहाँ जा रहा है? कोई तो सिस्टम ऐसा होगा, या आपके ख्याल में कोई यहाँ पर ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से अमाउंट जो है वो सही जगह नहीं जा रहा? मैं आपसे वही बात कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं नहीं है। आपने ये कहा कि मेरी NGO जो है कम से कम ऐसा नहीं करती ना। मैं आपकी NGO के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं बाय लार्ज पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाता है फिर ये पैसा, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी NGOs ऐसा नहीं कर रही हैं। जो काम कर आज से 4-5 साल पहले तक होता था, जब से गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी का मामला आ गया है, UN ट्रांसपेरेंसी आ गई है, UNDP की आ गई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेप का इदारा है, बाकायदा FIA के पीछे आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेशनल फंडिंग के ऊपर हमने मामलात को चेक एंड बैलेंस किया हुआ है। तो अब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो NGOs पुरानी काम कर रही हैं और उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, डायलिसिस हैं पे या ब्लड बैंक बनाए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ अच्छे काम कर रहे हैं और ऐसा अब कुछ है ठीक है। अब आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अदनान शेख साहब, ये ज़रा सोशल मीडिया के हवाले से भी बात हो रही थी, थोड़ा ये भी बताइएगा कि इसमें कौन से ऐसे लोग आते हैं जो काम कर सकते हैं? क्या इसमें कोई एज लिमिट है?
जो इस उम्र तक के लोग जो ये काम कर सकते हैं या किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ख़ास तौर पे, इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए बताएं। जी बिल्कुल, इसमें यासिर भाई एज कोई लिमिट नहीं ठीक है। मेरा बेटा इस वक्त 8 साल का है, वो भी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा है माशाल्लाह। और मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिनकी 88 साल उम्र है, वो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसके अंदर उम्र की कोई कैद नहीं है, टाइम की कोई कैद नहीं है, बड़ी है। आसानी के साथ आप किसी भी टाइम पे इस पर अपने काम कर सकते हैं। टोटल जो आवर्स लग रहे होते हैं बामुश्किल, अगर हम सर्विसेज की तरफ जाएं तो हमारे 4 आवर्स लग रहे होते हैं। ठीक है। 4 घंटे मुसलसल देने की ज़रूरत नहीं है, आप आधा घंटा 1-1 घंटा करके भी दे सकते हैं अपनी आसानी के साथ। अगर फुल टाइम इसको देते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर उसकी आउटपुट भी आपको इसी हवाले से आती है। तो इसके अंदर कोई कैद नहीं है, एजुकेशन की भी कोई कैद नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन ये कि हाँ बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की तरफ अगर आपको आना है इसको सीखना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा। टूल्स आपके पास होना चाहिए, स्किल्स, ये चीज़ें सब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसको सीखना पड़ेगा और ये सीखना ज़रूरी भी है। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, हमारी बात हो रही थी कुछ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और इसके अलावा उस किस तरह काम करिए, ख़ास तौर पे इस कोविड-19 में जो सूरत हाल है इसके हवाले से क्या क्या हो रहा है, ये वो तमाम मामला हैं जो अब तक ज़ेर बहस आए हैं। इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्काइप के ज़रिए लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर प्रोफेसर फरहान ईसा फाउंडर हैं ईसा लैब के और जानी पहचानी शख्सियत हैं, जितनी भी यहाँ पे सोशल कम्युनिटीज़ हैं वो उसमें एक्टिव रहते हैं और ख़ास तौर पर रोटरी के हवाले से तो बहुत ही एक प्रोमिनेंट फिगर है। मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुबारक आपको। रोटरी के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा पाकिस्तान में लोग जो नहीं जानते रोटरी के हवाले से ज़रा वो बता दें और उसके बाद फिर हम तस्करा करते हैं कि आपको जो आपने गवर्नरशिप ली है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। रोटरी जो है वो बेसिकली रोटरी इंटरनेशनल दुनिया की सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1905 में वजूद में आई थी। यस। पूरी दुनिया जो है उसमें वो इसके जितने ममालिक हैं वो डिवाइडेड है इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। राइट। तो तकरीबन 550 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरी दुनिया में और हमारा पाकिस्तान में जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध और बलूचिस्तान एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नंबर 3271 है, तो मैंने आज उसका चार्ज लिया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का और हमारे ये 1 साल का टेन्योर होता है, लेकिन इसके मकासद ये होते हैं कि लोगों की खिदमत करना, सर्विस अबव सेल्फ, अपने से ज़्यादा खिदमत करना। और इसके जो एवेन्यूज़ हैं, जो प्रायोरिटी एरियाज हैं वो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे की ज़िंदगी, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। ये तो अभी आप देख रहे हैं कोविड आया हुआ है तो कितने मसाइल हो रहे हैं पूरी दुनिया को, तो वो भी एक जरासीम है, इन्फेक्शन है। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी इकोनॉमी कैसे चलाई जाए और बेहतर कैसे करी जा सकती है। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन, क्योंकि देखिए दुनिया में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, बल्कि दुनिया की बात और दूसरे ममालिक की बात छोड़े, अपने मुल्क में हमारे अपने मोहल्ले में अगर लड़ाई होगी तो कितना मुश्किल हो जाता है रहना, अगर नेबर से भी मुनासिब मरासिम ना हो, उसको सॉल्यूशंस और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लिटरेसी, आपको पता है एजुकेशन और लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड आया है तो लोगों को ये बताना, अवेयर करना कि कोरोना कितना खतरनाक है और कितना नुकसान हो सकता है, उसके लिए हमें कितनी दुश्वारी हो रही है। और उसके बाद अब मास्क को कैसे फेंकना है और मास्क को कैसे इस्तेमाल करना है और मास्क को डिस्पोज कैसे करना है, उसकी अवेयरनेस करना, फिर पोस्ट कोरोना अवेयरनेस करना। जितना लिटरेसी का लेवल कम होगा उतनी दुश्वारी भी होती है और मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो है वो लिटरेसी का जो लेवल है वो बढ़ाया जाए। और वाटर एंड सैनिटेशन, ज़ाहिर साफ पानी और सीवरेज का सही निज़ाम। और लास्ट में एनवायरनमेंट, ज़ाहिर अगर एनवायरनमेंट की पोल्यूशन ज़िंदगी पे भी असर करता है, हर चीज़ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये मेन एरियाज ऑफ फोकस हैं। मैंने अपने साल में थैलेसीमिया को सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे पास बेतहाशा बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके अंदर थैलेसीमिया की बीमारी है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में कोई भी जो है वो ब्लड बैंकिंग सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का जहाँ पे ब्लड इजीली दस्तयाब हो। दूसरा, रवाज नहीं है खून का अतिया देने का। हालांकि मैं तो हर 2.5-3 महीने में जो है अपना खून का अतिया देता हूँ, मैं ज्यादा बेहतर फील करता हूँ और कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसका कल्चर को रवाज में लाना। और सेकेंडली अब तो ये हमारे निकाह नामे का एक पार्ट है कि
शादी होने से पहले लॉ है पाकिस्तान का जिसमें निकाह से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए। अगर लोग जाके देखें ना हमारे कि कितनी परेशानी होती है जिनके बच्चे थैलेसीमिया के मरीज बन जाते हैं और वो पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना जो है वो मेरी एक मुहिम होगी। तो ये सारी चीज़ों की बल्कि पाकिस्तान को इतनी अशद ज़रूरत है। मेरा मकसद ये है कि इन रोटरी के थ्रू अपने मुल्क की खिदमत की जाए, अपने लोगों की खिदमत की जाए और इसको बेहतर तरीके से इन सारे एवेन्यूज़ पे काम किया जाए कि हमारा मुल्क जो है वो फिर इसके बाद हम बाहर के रोटेरियंस को पाकिस्तान बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे कि जो इमेज है पाकिस्तान का बाहर के ममालिक में वो सही नहीं है। यहाँ के लोग मोहब्बत वाले हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे टॉलरेंस है, यहाँ पे रिस्पेक्ट है, यहाँ पे जो है अफेक्शन है और यहाँ पे स्किल्स हैं, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे टैलेंटेड लोग रहते हैं जिनके साथ बिजनेस भी किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे मैं काम करूंगा। ठीक, डॉक्टर साहब अब प्रॉब्लम्स बहुत सारा है। अर्बन एरियाज़ के जो इश्यूज़ हैं वो अलग है, रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अवेयरनेस और एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करना है। और इस वक्त तो क्योंकि बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, वॉलंटियर्स भी ज़्यादा ऑन बोर्ड यकीनन नहीं होंगे, उनको ऑनलाइन जो है इंगेज किया जा रहा है, फील्ड में जाके काम करना इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है। और अगेन इस वक्त अवेयरनेस पे जैसे बात हो रही है और कोरोना की वजह से जो इस वक्त जो पूरी सिचुएशन पूरी दुनिया में है, तो इन एरियाज़ में जाके काम करने के हवाले से क्या प्लान किया है, इसके ऊपर भी कोई प्लान रखते हैं आप? बिल्कुल जी, इसमें तो प्लान ऑलरेडी हैं, बल्कि रोटरी इंटरनेशनल और रेड क्रेसेंट और सब लोग इन्वॉल्व हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी उसमें लीड कर रहा है। हम ये नहीं कि मैं भी मेरा आज पहला दिन है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बल्कि ये पहले से कर रहे थे। बहुत हमने कोरोना अवेयरनेस भी सेशन किया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स थे, फिर पुलिस के सिपाहियों के लिए जो रोड पे खड़े होते हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस लेक्चर्स, ये काम बदस्तूर चल रहा है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूं कि आर्मी के साथ मिलके भी काम हो रहा है और आर्मी ने बहुत ही जबरदस्त कराची में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है एक्सपो सेंटर पे, वो इतना प्रॉपर बना हुआ है। उसके अंदर सिर्फ आर्मी लीड कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी है, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, स्काउट्स हैं, रेड क्रेसेंट, रोटरी इंटरनेशनल, मैं उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हूँ, डॉक्टर ईसा लैब उसमें फ्री लैब सर्विसेज दे रही है और हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी वहाँ पे बन गया 140 बेड्स का, जिसमें बाईपैक मशीनें और वेंटिलेटर्स भी हैं। तो मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और आपका प्रोग्राम मेरा फेवरेट प्रोग्राम है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले अगर किसी को भी कोरोना के साइन सिम्टम्स हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, वो सीधा वॉक इन कर सकता है एक्सपो सेंटर कराची के अंदर का जो है, और वहाँ पे उसको फ्री इलाज होगा। इवन टूथपेस्ट, टूथब्रश, कपड़े सब दिए जाते हैं वहाँ पे। तो जो उसके बारे में गलत र्यूमर्स हैं वो नहीं फैलनी चाहिए। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि वो बहुत ही जबरदस्त सेंटर बना हुआ है जो फ्री सर्विसेज दे रहा है। और इस वक्त आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में 45,000 से लेके 1.5 लाख रुपए एक दिन के लिए जा रहे हैं, जो कि जाहिर है बहुत ज्यादा है और उनको भी ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें खर्चे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक शहर के बीच में एक फ्री इलाज अवेलेबल है, उसको अवेल करें। राइट डॉक्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ ये टेस्टिंग फैसिलिटीज के हवाले से अगर बात करें, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, वेयर डू वी स्टैंड, कहाँ खड़े हैं और क्या हमारे पास वाकई हमारी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, केपेबल हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकें? आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए अभी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, मैं तारीफ करूंगा नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कमांड सेंटर की, एनसीओसी की और एनडीएमए की। इन्होंने इनकी मदद से पूरे पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा किट्स और मशीनें और ये सारी जो आलात हैं, ये जो वेंटिलेटर्स वगैरह वो पहुंचा दिए गए हैं। अभी हमारी पाकिस्तान की पूरी कैपेसिटी बहुत बेहतर हो गई है। तो मैं साथ में फेडरल गवर्नमेंट के अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सिंध की है उसकी भी तारीफ करूंगा कि उसने काफ़ी सारे ये आइसोलेशन और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाना शुरू कर दिए। सिविल हॉस्पिटल में, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ पहले, कि गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल हॉस्पिटल हो गया, लियारी जनरल हॉस्पिटल हो गया, ये एक्सपो के अंदर हो गया। तो हर जगह की जो है कैपेसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सिंध गवर्नमेंट भी बहुत फोरफ्रंट पे काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। टेस्टिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर की भी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है और प्राइवेट सेक्टर भी इशारा बशाना चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने भी अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी काफी बेहतर कर दी है और आई थिंक ये एक रिकॉर्ड होगा कि दुनिया के डेवलप कंट्रीज के हिसाब से जितनी फास्ट फ्रॉम जीरो, पहले तो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं होता था ना कोरोना का, वायरस के टेस्ट ही नहीं होते थे। वायरोलॉजी की हमारी लैब 5-6 लैब्स थी जो कि करा करती थी, वहां से वो एक्सपेंशन हुई और जो एग्जिस्टिंग लैब थी वो भी बढ़ गई हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी का काम हो रहा है। लेकिन परेशानी बिल्कुल है। मैं आपसे ये कहूंगा कि फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़े, अल्लाह करे किसी को, और ना टेस्ट कराने की जरूरत पड़े, जबकि मेरी खुद एक लैब है।
सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रिवेंशन पे और प्रिकॉशंस और जो एसओपीज गवर्नमेंट बता रही है और जो आपकी सबकी नॉलेज में भी अब है, प्लीज सब सीरियसली ले। मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोना की बात को समझे। हाँ, ये जरूर है कि ये इन्फेक्शन खत्म नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क से मलेरिया खत्म नहीं हुआ, टाइफाइड खत्म नहीं हुआ, डेंगू खत्म नहीं हो सका, चिकनगुनिया भी आ गया, और हम वो वाहिद 1-2 मुल्क रह गए हैं जिनके अंदर पूरी दुनिया से पोलियो रेडिकेट नहीं हो सका, और ये कोरोना भी खत्म तो नहीं होगा। तो इसलिए थोड़े से जो एहतियाती तदाबीर और एसओपीज जो बनाई गई हैं उनका ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को सही तरह से साफ रखना, मास्क पहनना, तो इंशाल्लाह ताला हम जो इकोनॉमी भी चला सकते हैं और अपने आप को इन्फेक्शन से बचा भी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, वन मोर थिंग, एक और चीज़ जो रोटरी का एक आप समझ लें खासा रहा वो था पोलियो के हवाले से काम किया बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली, लेकिन दिस टाइम अराउंड अगर आप देखें तो सिचुएशन बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। अब सवाल ये पैदा होता है वो जो साइकिल था वो क्या अभी भी कंटिन्यू रहेगा, और ये जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन से अवॉइड किया जा रहा है, अब इस हवाले से क्या होगा? लोग ये जानना चाहते हैं कि वो जो साइकिल है क्या वो रुक जाएगा, उसको किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए बेसिकली रोटरी तो एक सपोर्ट सर्विस है। रोटरी की वजह से जो है वो इंटरनेशनली पोलियो रेडिकेशन का एक क्लब ने पहले एक प्लान बनाया था, फिलीपींस में स्टार्ट हुआ था, और फिर आपने देखा कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हुई, और वैक्सीनेशन जो है उसकी वजह से बहुत फवायद हुए, और अब पाकिस्तान में भी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रही है। इवन मक्का पे जाते हैं आप एहराम आप मक्का या मदीना जाएंगे तो सबसे पहले पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। तो इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो भी नहीं होनी चाहिए, और इसकी सबसे ज्यादा जो हमारे पास चैलेंज था वो कोविड से ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसके बहुत ज्यादा डिफरेंट बिलीफ्स हैं इसके बारे में। एक बिलीफ तो ये है कि ये जो है पोलियो वैक्सीन जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करता है, बांझपन कॉज करता है, और आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो तो आबादी का इंक्रीज होने का सबसे बड़ा मसला है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो अगर वो ये करता होता था तो ये अच्छा काम नहीं कर रहा है इसका मतलब। तो बेसिकली सारी र्यूमर्स गलत हैं। अब बच्चों को बचाना चाहिए। मैं तो बेसिकली एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, और हमें हमेशा वो चीज को करना चाहिए। देखिए जरासीम कितनी खतरनाक चीज है। अच्छा, इसके बाद ही कि अभी जो है ज़ाहिर है वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो रही है, तो बहुत सारे ईपीआई के सेंटर हैं। बेसिकली जो प्रोग्राम है ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रन कर रही है। रोटरी उसकी एडवोकेसी कर रही है, उसके बारे में समझा रही है, और उसके लिए फंड कर रही है। गवर्नमेंट का बेसिकली ये प्रोग्राम है, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम में उन्होंने सेंटर्स अपने बनाए हुए, जाके अगर आपके घर पे टीम नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे जाके पिला सकते हैं कतरे, और जरूर पिलानी चाहिए। देखिए जब इंसान आज हमको खाना होता है, या हमें अगर डबल रोटी लेनी होती है, या हमें कोई भी चीज जरूरत की चीज लेनी होती है, तो क्या हम पहुंच नहीं जाते उस तक? बिल्कुल ऐसा ही। डिस्टेंसेस भी पहुंच जाते हैं। जब हमें शॉपिंग करनी थी, ईद आ गई थी, तो हमें ईद के कपड़े लेने के लिए हम हर जगह पहुंच गए। लेकिन सेहत अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, तो उसके लिए हम ना जस्तजू करते हैं ना मालूम करते हैं। तो ये काम बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है, और इसकी वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए भी हैं और चल भी रहे हैं, और अगर फोन करेंगे तो टीम्स आ भी जाएंगी। बात है कि हमारी खुद की नीयत सही होनी चाहिए, खुद का इंटरेस्ट सही होना चाहिए, और अपने बच्चों से ज्यादा क्या चीज कीमती है। तो बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है कि हमेशा हम ब्लेम गेम बहुत करते हैं। कभी किसी को ब्लेम करते हैं, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कभी डॉक्टरों को ब्लेम करते हैं। बेसिकली अगर हमें अपने बच्चों की सेहत का हमें खुद ख्याल होना चाहिए, और अगर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कितना जरूरी है। आज कोरोना के लिए क्यों वैक्सीन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं? यार वैक्सीन आ जाए तो हम लगवाएं और अपने काम पे और धंधे पे निकल जाएं, क्योंकि वैक्सीन की इंपॉर्टेंस ही यही होती है। अब एक एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन्स वाले ऐसी चीज चलाते हैं, अल्लाह ताला उनको भी नसीहत करे। ये मैं नहीं कहूंगा कोई भी चीज हम बॉडी में लगाते हैं उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि किसी चीज के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम एक दवा भी खाते हैं सर दर्द की तो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर हम एक एंटीबायोटिक खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। आप कोई भी दवा लेंगे उसके पीछे पूरा पर्चा लगा हुआ होगा, कि उसके साथ पर्चा मिलेगा कि क्या क्या चीजें जो है क्या नुकसानात उसके हो सकते हैं, लेकिन हमें पता होता है उसके फवायद ज्यादा हैं तो हम वो लेते भी हैं, और हमेशा बल्कि मैं तो कहूंगा कि एंटीबायोटिक भी बगैर डॉक्टर से पूछे ले लेते हैं। एग्जैक्टली ये डॉक्टर बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, तो ये लेना चाहिए। तो ये जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे हमें, ये वही है ना, लिटरेसी का मामला है, एजुकेशन का मामला है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। तो ये भी बड़ा एक चैलेंज है हमारे मुल्क के लिए। बातें करख्त हैं लेकिन सच है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने अपना वक्त हमें दिया, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी रहेगी। बहुत सारी चीज़ों को भी आपने हाईलाइट किया, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे आने वाले वक्त में ज़रूर आपसे जो है वो दोबारा से हम आपका इनपुट लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। जी अदनान शेख साहब, आपसे कुछ देर पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैं चाहूँगा लास्ट ही ज़रा कुछ बात हो जाए कि जैसे अभी बात हो रही थी कि डिजिटल जो आउटलेट है उसमें क्या फ़र्क होता है, ट्रेडिशनल आउटलेट है इसमें क्या फ़र्क है, इसको चाहूँगा थोड़ा सा हाईलाइट कर दें।
सिर्फ भाई ट्रेडिशनल जो आउटलेट है वो तो अभी भी चल रही है। कोरोना की वजह से जो इफेक्ट्स वो इसी के ऊपर पड़े हैं, लेकिन जिनके डिजिटल आउटलेट है उनके ऊपर इफेक्ट्स नहीं पड़े। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए मैं एक किसी शख्स के पास जाता हूँ, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर्विसेज किस दे के आप किस तरह इन दोनों चीज़ों में रहते हुए आप लोगों को बिजनेस गेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक सेल्समैन हूँ और मैं आपके पास आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आपकी डिजिटल आउटलेट है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है सर, तो बताएगा 5 लाख 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट हुई है। सर रेंट पे है या आपका अपना है? सर हो सकता है रेंट के, तो रेंट भी है तो 20-25-30 हज़ार रेंट हो सकता है। सर कितने लोगों को आपने रखा हुआ है? वो कहते हैं 2 लोग हैं हमारे पास काम कर रहे हैं सेल्स के लिए। सर उसको क्या सैलरी दे रहे हैं? तो 15-15 हज़ार 10 हज़ार भी दे रहे हैं, तो 20-25 हज़ार ही है मेंटेनेंस। तो इसका मतलब ये कि 40-50 हज़ार रुपये हर महीने आउटलेट का आपका खर्चा रखा हुआ है। फिर ज़ाहिर बात आउटलेट का जो हजम है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जो यूँ कह लें कि क्वालिटीज़ हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है आपकी बजट के हिसाब से है। आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है, जबकि डिजिटल आउटलेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं लगती। बिल्कुल ठीक है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास लिमिट है 100 है, 200 है, 300 है। अब आपका जो वॉकिंग कस्टमर है वो आपके पास आता है, तो डेली बेसिस के पर अगर 25-30 अब कोरोना का है तो आप कम हो गए, लेकिन अगर रेगुलर उसके बाद बात करें तो 100, 50, 150, 200, 300, 400 बिल्कुल ठीक है, उसमें से आपकी सेल्स हो रही होती है और आप एक एरिया में स्पेसिफिक रहते हुए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जबकि डिजिटल आउटलेट की अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप घर में सो रहे हैं लेकिन आपकी आउटलेट खुली हुई है, जबकि जो ट्रेडिशनल आउटलेट है उसमें आपको खोलना है, बंद करना है, हालात है, हड़ताल है, मामला खराब है, बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको सारी फॉलो इसमें करने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो बजट है वो भी इतना नहीं है जितना। एग्जैक्टली, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो कम लागत के अंदर जो है आप अपना काम कर सकते हैं और बखूबी इसको कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। लास्टली मैं डॉक्टर महबूब हसन निज़ामी साहब से कहूँगा कि नौजवानों के लिए क्या मैसेज है, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त काम करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कोरोना की वजह से क्योंकि हम जूम पे और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइफली कुछ काम नहीं कर रहे हैं, स्टक हो गई है, ज़िंदगी रुक गई है और 40% ऐसा हो गया है कि लोगों ने अपने आप को सेव कर लिया है इन हाउस। लेकिन हमें घर पे रहते हुए इन तमाम चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अगर एनजीओज़ के साथ मिलना है या अवेयरनेस सेशन लेने हैं तो हमारे पास पूरा हमारा पोर्टल है, वेबसाइट है, फेसबुक है, हम उससे अवेयरनेस दे रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी दे रहे हैं और दूसरी हेल्थ एजुकेशन सेक्टर पे भी जो हमारी एनजीओ काम कर रही हैं हम उस पर दे रहे हैं। तो काम है, काम बिल्कुल है और लोगों को चाहिए कि उस चीज़ को हम अवेयर देखें, सीखें। मोबाइल से जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि दूर हो जाएं, देखिए मोबाइल हमारे इस्तेमाल के लिए आया था, लेकिन मोबाइल आने के बाद हमारे रिश्ते ख़त्म हो गए, बहन भाई का एक अखलाक प्यार था वो दूर हो गया, माँ बाप से दूर हो गए, घर में रहते हुए हमने सिर्फ अपने आप को गेम तक महदूद कर लिया है, या ये गेम खेल रहे हैं या कुछ और किस्म की एक्टिविटी में वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन एक ख़ास टाइम होना चाहिए। हमें उस टाइम को एक्सपेंड करना चाहिए किसी अच्छी तरफ कि हम एजुकेशन की तरफ आएँ। एजुकेशन लिटरेसी रेट अब देखिए हमारा कितना डाउन है। पुरानी साल ने भी अभी यही कहा कि हमें आना पड़ेगा, खुद डेवलप होना पड़ेगा, सेल्फ मेड बनना पड़ेगा। जब तक हम इन चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे हम स्टेबल नहीं हो सकते। और यूथ के लिए ये कि भाई आप एजुकेशन हासिल करें, पढ़ें, तालीम हासिल करें, तालीम ही सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़िंदगी नामुकम्मल है, बिल्कुल अधूरी है। और बिल्कुल फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसने आदादो आपका जो शुमार देते हैं उसने ये कहा कल के 60% के करीब लोग आपके जो है वो इलिटरेट हैं। इसके ऊपर एक बहस हो सकती है, एक प्रोग्राम इसके ऊपर रखेंगे। इनफैक्ट आजकल जो मॉडर्न एरा है इसके अंदर जो है वो सेमिनार्स हुआ करते थे, अब वेबिनार्स हो रहे हैं। वो क्या चीज़ है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आपको ज़हमत देंगे इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से हमने बात करनी है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर महबूब हसन निज़ामी साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। अदनान शेख आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और बहुत सारे टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। तो एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक से वापस आ गए जी। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही थी। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमने बात की है। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। बात होगी कुछ सियासी मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मामलात हैं वफाक और सूबों के दरमियान और इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो मामलात हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और कोशिश ये है
कि हमारे साथ इस वक्त अमीनुल हक साहब जो है वो कुछ देर बाद लाइन पर होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे बड़ी तफसील से, ख़ासतौर पर इत्तेहादियों के हवाले से और सिंध के अंदर जो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उसने जो बजट पेश किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से इसके बायकॉट का ऐलान किया। उसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से काफ़ी फर्म स्टैंड माजी में भी रहा है और इस दफ़ा भी एहतजाज कर रहे हैं। ये वो तमाम मामला हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कुछ हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब को हमने देखा कुछ दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बली के अंदर खड़े होकर उन्होंने हुकूमत से अपने इत्तेहाद को अलग करने का ऐलान किया और इसके साथ साथ दीगर इत्तेहादी हैं उनके हवाले से भी ये स्पेकुलेशन है कि उनका जो इत्तेहाद है वो हुकूमत के साथ नहीं चल पाएगा या नहीं चल पा रहा। कुछ वादे किए गए थे, कुछ प्लेजेस प्रॉमिसेस थे जो माजी में किए गए थे जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। इस बात का इजहार तो अख्तर मेंगल साहब ने किया, लेकिन क्या जो एक और बड़ा एलाई है इस गवर्नमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, क्या वो इंटैक्ट रहेंगे? और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मुख्तलिफ़ वज़ारतों से मुख्तलिफ़ औक़ात पर जो है वो इस्तीफ़े दिए गए थे। इस वक्त क्या सूरत हाल और क्या सोच रहे हैं इसको हमने डिस्कस करना है। तो कुछ देर बाद अमीनुल हक साहब से हमने रब्ता किया है, वो हम इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे और उनसे इस बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कुछ NGOs के हवाले से बात हो रही थी, मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, आपके पैगामात भी मैं शामिल करूँगा। मुख्तसर वक्त है, कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी पैगामात जो है वो शामिल किए जाएँ, लेकिन लोड शेडिंग के हवाले से और एक और बड़े मसाइल हैं कराची शहर के। पानी के मसले के हवाले से ये पूछा जा रहा है कि ना कोई वफाकी हुकूमत में कोई ऐसा कोई प्लान जो है वो अनाउंस किया जाता, ना सूबाई बजट के अंदर भी कोई पानी के हवाले से कोई स्कीम खातिर खा जो मुतारिफ़ करवाई जाती है। K4 का मंसूबा था जो बहुत देर से ज़ेर इल्तवा है और कंट्रोवर्सीज़ की नज़र हो जाता है। इसी तरह ग्रीन लाइन का मंसूबा है जो इससे पहले जो पिछली हुकूमत है उसके दौर में दिया गया था, लेकिन वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो अनाउंस किए जाते हैं लेकिन वो मटीरियलाइज़ नहीं हो पाते और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि स्टेक होल्डर्स जो बड़ी कोशिशें करते हैं, बज़ाहिर लगता ही है कि बड़े संजीदा भी हैं, वो भी अपनी बात मनवाने में नाकाम रहते हैं। न वफाकी हुकूमत न सूबाई हुकूमत किसी का भी इंटरेस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो कोशिश करेंगे इस मुनासबत से भी उनसे गुफ्तगू करें। बाकी जो दीगर आपके पैगामात हैं उसमें कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उसकी निशानदेही की जा रही है कि आप इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से कुछ देर पहले डॉक्टर फ़रहान ईसा यहाँ पे मौजूद है, उनसे हमने बात की है। जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और यकीनन अभी तक क्योंकि वबा में कमी तो नहीं आई है, कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता कि इसको बाकायदा या बाज़ाब्ता कोई इलाज जो है वो अभी नहीं इसका कोई दरियाफ्त हुआ है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो मुश्किलात अभी पूरी दुनिया को इसका सामना है। और दूसरी तरफ बात ये हो रही थी कि पूरी दुनिया में एक सवाल ये भेजा जा रहा था, काफ़ी दिन से हमारे देखने वाले ये भेज रहे थे सवाल कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो रहा है, मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो वापस बहाल हो रहे हैं, गो के वायरस अभी भी मौजूद हैं, नुकसानात वहाँ पे भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इलाके कराची के सील्ड हैं और इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाके हैं जो इस वक्त सील्ड हैं या वहाँ पर स्मार्ट जो लॉकडाउन है इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की जा रही है। तो ये कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो माशी मसाइल हैं, जो माली मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके हवाले से भी कोई खातिर खा इक़दाम नहीं हो पा रहा है और ऐसे में अगर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो मज़ीद मामला जो है वो पेचीदा होते चले जाएंगे। इकॉनमी को एक बड़ा सीरियस जॉल्ट लगा है, इससे पहले भी हम इसके हवाले से बात कर चुके हैं प्रोग्राम में। जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाला जो माशी साल होगा वो यकीनन इससे ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो नुकसानात हैं ये बहुत देर तक आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में इसके ज़्यादा नुकसान आपको नज़र आएंगे। तो बहरहाल ये वो मौजूद है जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह आपसे कुछ देर बाद जब हमारा रब्ता हो जाएगा अमीनुल हक साहब से, उनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि इत्तेहादी इस वक्त क्या सोच रहे हैं या वफाकी हुकूमत की तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो बयानात सामने आ रहे हैं। और कल भी फ्लोर ऑफ द हाउस जो इमरान खान साहब ने एक बात कही है इसके ऊपर बड़ा वावेला हो रहा है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है अपोजिशन की जानिब से और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी ये बात हो रही है। माइनस जो इमरान खान है इस हवाले से उन्होंने ख़ुद ही तस्करा किया कि अपोजिशन अगर ये समझती है, इमरान खान साहब का ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि उनको माइनस करके जो है वो सिस्टम अपने फेवर में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह की बात करना इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि क्यों पेश आ रही है, बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। और इससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात कर चुके हैं कि अब हमारे पास वक्त कम है, टाइम टू डिलीवर नाउ, और अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे
तो फिर आगे सिचुएशन जो है वो हैंडल करना मुश्किल हो सकती है। वो तमाम चीज़ें हैं जो इंडिकेशन दे रही हैं, इसको बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है, लोग इसको कुछ और वे में लेकर जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इस वक्त जो है फैसले नहीं किए गए तो यकीनन इसके नुकसान बहुत सारे होंगे। बहरहाल इन तमाम मामलों पर हमने गुफ्तगू करनी है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोशिश ये करेंगे कि राब्ते में ने अमीन उल हक साहब को और उनसे जो है तफसील से गुफ्तगू करें। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी हमारी इश्यूज़ के हवाले से, और जैसे मैंने आपको तस्करा किया कि जो हुकूमत के मामला हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अमीन उल हक साहब से हमारा रब्ता नहीं हो सका, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, और वो है आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है लाइसेंस के हवाले से। जो फ़्लाइंग लाइसेंस हैं जो इशू किए गए हैं उसके ऊपर बात हो रही थी कि जो PIA के जो पायलट्स हैं उनके हवाले से एक फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो स्टेटमेंट दी गई। गुलाम सरवर साहब ने, जो एविएशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो लाइसेंस है वो मशकूक है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस हवाले से बात होना शुरू हो गई कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो पायलट्स हैं उनके पास जो है लाइसेंसेस ना हो या उनको जाली लाइसेंस इशू किए गए हों। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक साइन है पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पर भी बात हो रही थी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, वो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो अपने मुल्क में जो वो लैंड कर सके। इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। फाद इब्न मसूद हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फाद फॉर बीइंग विद अस। प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू। फाद, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? ये आपके पायलट्स के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। पहले तो इनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से बड़ी बात करते थे कि बड़े फेमस हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को सपोर्ट किया है, उनको सिखाई है फ्लाइंग, लेकिन अब तो ये पूरी एक आप समझ लें कि आपकी पूरी कंट्री के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? यासिर, लंबी चौड़ी स्टोरी है। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको सीधा बातें बता देता हूँ। यस। 84-85 के आसपास जब एमिरेट्स बिल्ड हो रही थी तो उस वक्त बिल्कुल जिसको कहते हैं ना PIA अपने एपेक्स पे ऑपरेट कर रहा था। उस टाइम के बाद से अभी तक बहुत सारी वजूहात, जिसमें सबसे बड़ी मेरे नजदीक जो मेरी हम्बल ओपिनियन है, पॉलिटिकल हायरिंग, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की एक्विजिशन की वजह से जी जो भर्तियां की गई उनके डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस रीजंस थे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। राइट। तो इस असना में जब हमारे पास एक जॉब स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए 10 बंदे हैं और वो 10 बंदे भी एक बंदे का काम नहीं कर रहे, राइट। तो उस इशू में ऑर्गेनाइजेशनल लॉसेस बहुत हैं और चीजें डिग्रेडेशन मोड की तरफ जाना शुरू हो गई। मेरे नजदीक अभी कुछ लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक रिव्यू भी दिया है इस पूरी सिचुएशन का। जो सिनेरियो PIA में यूनियन वाइज बना हुआ है, जिसकी वजह से थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग, उसको मेंबर करना और फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्यूशंस दैट दे कैन हैव। और इसी तरह से हमारे पास अभी PIA में बेहतरी के बहुत ज्यादा चांस है। वो कहते हैं ना, वंस यू हिट ग्राउंड लेवल, हम उससे नीचे नहीं जा सकते अब। अब यहाँ से ग्रोथ का ही चांस है। तो इस ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मेरे नजदीक जो PK 8303 वाला असना हुआ, उसके बाद से जो snowball effect start हुआ है, it has resulted into मेरे नजदीक an opportunity। Right. ठीक। फाद से रब्ता जो मुनक़ता हो गया, दोबारा उनको जो है वो लाइन पर लेते हैं और उनसे जो है वो इस हवाले से बात करते हैं। फाद मसूद हमारे साथ यहाँ पर लाइन पे मौजूद थे, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, और वो ये बता रहे थे कि ये यकीनन क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ से सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट नहीं हो सकेगी। होपफुली कि इंशाल्लाह ये रिकवरी की तरफ जाएंगे। फाद, आर यू हियर विद अस? तो सिचुएशन में, आई होप यू कैन हियर मी। यस, आई कैन हियर यू, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, लाइन में कोई मसला होगा। तो हमारे पास अब जो अपॉर्चुनिटी है इंप्रूव होने की, वो पहले नहीं थी। राइट। एविएशन जी प्लीज।
You may continue, please, Fahd. तो अभी एविएशन वर्ल्ड वाइड एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। Yes. पीपल आर, मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, जो ब्रिटिश एयरवेज है उसमें 30,000 लोग जो हैं वो देवर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, दे हैव डाउनसाइज्ड 10,000 इन अ डे। Yes. सेम होल्ड्स वैलिड फॉर एमिरेट्स, इत्तेहाद, मिडिल ईस्ट की जितनी एयरलाइंस हैं, ग्लोबलाइज, वर्जिन अटलांटिक इन ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास एक अच्छा चांस है इसको बेहतर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक ठीक, फेयर इनफ। वेल, थैंक यू सो वेरी मच फाद। ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर आपसे तफसील से गुफ्तगू करते हैं इस मामले के ऊपर। और जैसे आपने कहा इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें मौसूल हो रहे हैं, इसके ऊपर कल बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वक्त यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच फाद, आपने हमें वक्त दिया। फाद इब्न मसूद हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, एविएशन एक्सपर्ट, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, और बात कर रहे थे एयरलाइन इंडस्ट्री के हवाले से। ये पूरी दुनिया में इस वक्त मोरलेस ऐसी ही सिचुएशन है, हर जगह हम देख रहे हैं कॉस्ट कटिंग हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इसकी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस के हवाले से ही बात हो रही है कि उनको जो फेक लाइसेंसेस इशू किए गए हैं। और ख़ास तौर पे अभी जैसे हमने देखा है कि जो एयर क्रैश हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये दोबारा से बात शुरू हो गई। उनको के इस पास्ट में भी ये बातें होती रही हैं लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन ये इंसानी जानों का मामला और इतना सीरियस डैमेज की वजह से हुआ है कि अब बहुत सारे सवाल दोबारा से खड़े हो गए हैं। ख़ासतौर पर गुलाम सरवर जो इसके कंसर्न मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस हवाले से जब स्टेटमेंट दी कि हमारे पास जो लिस्ट है और 250 ऐसे उन्होंने जो पायलट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि इनके जो लाइसेंसेस हैं फेक हैं, तो पूरी दुनिया में इसके ऊपर शोर शराबा हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़ा कवर किया और इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है कि लाइसेंसेस जो है ख़ासतौर पे पायलट जो हैं उनको जो है जाली इशू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एयर क्रैशेस इतने फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और बैक टू बैक इतने सारे इंसिडेंट पाकिस्तान में हुए हैं। बहरहाल जी, इसके ऊपर कल इंशाल्लाह बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने करनी है यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपसे इजाज़त लेनी होगी, पैगामात आपके मौसूल हुए, यकीनन इसके ऊपर कल गुफ्तगू होगी बड़ी तफसील से। और आपके मसाइल जो हैं ख़ासतौर पर कोशिश ये होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए, हाईलाइट किया जाए। तो फीडबैक आप हमें इसी तरह देते रहें। ट्विटर के ऊपर भी आप चाहें तो पैगाम भेज सकते हैं, एड्रेस तो आपके पास कल से इंशाल्लाह आप उसको भी देख लेंगे। गुड मॉर्निंग कराची का जो सोशल मीडिया पे पेज है फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर भी आप अपने पैगाम भेज सकते हैं, वो मुझे मिलते हैं तो मैं प्रोग्राम में वो सारे मैसेजेस आपके शामिल कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह कल आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।